हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि ये सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। Also, a few days back, Haryana Civil Services executive notification came out. I hope all of you are preparing really well for that, and this video series is going to help you a lot. So, if you want to join our test series or our full length course which we are going to launch offline as well as online from 10th of March, then you can register yourself on the link that is given in the description below. और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So, let us just start this video. Let us see, for those who have prepared already, this is the time to test yourself. So, at the end of the video we will see where your performance stands. So, you can just stop the video after every question and try to answer it yourself. So, at the end you can see अगर आपके 8 या 8+ marks बन रहे हैं then you are in a very good category. अगर आपके 5 to 7 तक बन रहे हैं then you have moderate level of preparation, you need revisions. और अगर आपके 4 या 4 से कम बन रहे हैं then you really need to pace up your preparation. So, let us just see some questions. Mostly will be from fundamental rights, directive principles and fundamental duties. Number 1, right to protest is explicitly guaranteed as a fundamental right under the Constitution of India. Second, state can make laws providing reasonable restrictions on the exercise of the fundamental right to assemble peacefully in interest of public order. Select the correct statement. सीधा सीधा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है. नंबर 1 स्टेटमेंट कह रही है राइट टू प्रोटेस्ट इज एक्सप्लिसिटली गारंटीड. नो, नॉट एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली गारंटीड है. एक्सप्लिसिट मतलब सीधा नहीं लिखा हुआ दैट राइट टू प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं लिखा हुआ है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो ठीक है, आप कुछ बोल सकते हो, तो आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हो. और राइट टू असेंबल का राइट दे दिया है, दैट मीन्स असेंबल होकर अगर आप कुछ बोल सकते हो दैट मीन्स इट इज अ प्रोटेस्ट. सो इम्प्लिसिट है ये, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है. राइट टू प्रोटेस्ट वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, द स्टेट कैन मेक लॉज प्रोवाइडिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू असेंबल इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. जो राइट टू असेंबल है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली. राइट. सो आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19(1)(b) में राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स. इन दोनों से इम्प्लाई होता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो यानी कि इकट्ठे हो सकते हो और कुछ बोल भी सकते हो, दैट इम्प्लाइज प्रोटेस्ट. लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट करते हुए या कहीं भी पीसेबली अगर आप इकट्ठे हुए हो तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. राइट. क्वेश्चन नंबर 2. The Constitution has a section called Directive Principles of State Policy, Part 4. This section was added by the members of Constituent Assembly. क्यों ये Directive Principles ऐड किए गए थे? थोड़ा सा philosophical question. Number 1, to ensure greater social and economic reforms. Number 2, to protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. Number 3, to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Select the correct answer. Options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 or 1, 2 and 3. Now again, इस तरह के क्वेश्चन को या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम एक ही ऑप्शन गलत हो सकता है. मैक्सिमम मतलब कम से कम 2 ऑप्शन सही हैं इनमें से. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट वन ऑप्शन कि वो एक भी गलत है या नहीं. अगर सारे सही लग रहे हैं देन 3 विल बी द आंसर, अदरवाइज एक तो गलत होगा तो उन तीनों में से कोई आंसर होगा. मतलब इट एक्चुअली नैरोज डाउन योर फोकस, जो कि बहुत अच्छी बात होती है. अगर आपको तीनों ही बहुत ओपन एंडेड है, आपको पता ही नहीं कि तीनों भी गलत हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, देन दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो हियर द वे ऑप्शंस आर गिवन मेक्स इट अ रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन ऑफ बिफिटिंग द स्टेट सिविल सर्विसेज लेवल. तो पहली स्टेटमेंट जो है टू एंश्योर ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं. सो ऑफ कोर्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ये डाले गए थे. सेकंड, टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. नो, ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनेबलर हैं, डिसेबलर नहीं है. डिसेबलर हैं फंडामेंटल राइट्स,
इन द सेंस कि वो स्टेट को डिसेबल करते हैं कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकती. सो फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो एनेबल कर रहे हैं स्टेट को कुछ करने के लिए. फंडामेंटल राइट्स रोक रहे हैं स्टेट को कुछ चीज़ें करने से. अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, टाइटल्स नहीं दे सकते, किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से नहीं खेल सकते, सभी को इक्वालिटी देनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट that it is against the absolute exercise of power by the state, it applies on fundamental rights and not on directive principles. तो ये गलत हो जाएगी. Third, to serve as a guide to independent Indian state to constitute law. अब देखिए अगर ऑप्शंस को देखें तो मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकती है. ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स लेगी सरकार, गरीबी हटाने के लिए कुछ जो है स्कीम्स इंप्लीमेंट करेगी, ये इसका पर्पस था. ऑफ कोर्स इट वाज. सो 1 and 3 becomes your answer. C 1 and 3 is your answer. क्वेश्चन नंबर 3, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन बहुत आम आते हैं सीधे सीधे. नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ऑप्शंस आर ए केशवानंद भारती 1973, बी मिनर्वा मिल्स केस 1980, सी गोलकनाथ केस 1967 और डी शंकरी प्रसाद केस 1951. ये क्वेश्चन जो है ये अगर हो सकता है आपको इसका आंसर नहीं भी पता हो तो भी इसको डिराइव करने का एक तरीका है. अगर आपको पॉलिटी की जनरल अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे चारों केसेस के ईयर साथ में लिखे हुए हैं जो कि थोड़ा सा इजी बना देते हैं इस टास्क को. इजी इस तरह से बना देते हैं कि अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ सालों तक, एटलीस्ट 10 से 20-25 सालों तक ऐसा टाइम था जब फंडामेंटल राइट्स को सुपीरियर माना जाता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल से. टिल 1970s द फंडामेंटल राइट्स वर कंसिडर्ड सुपीरियर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो अगर किसी फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करते हुए कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो इट वाज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन एक ऐसा केस आया कुछ 25-30 सालों बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 25-30 सालों बाद, जिसमें ये कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है. बोथ ऑफ दीज कंबाइंड बिकम द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हुए कोई स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट भी अगर वायलेट हो रहा है, इवन दैट इज अलाउड. जैसे कि आर्टिकल 39B और 39C, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं. तो आर्टिकल 39B कहता है कि स्टेट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स होने से रोकना है, कि जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाए. और 39C कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, कि मटेरियल रिसोर्सेज जो सरकार के पास है वो जितने इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें उतना बेटर. सरकार को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए. अब ये दोनों सोशलिस्ट आर्टिकल्स हैं जो कि सरकार की पॉलिसी को गाइड करने के लिए डाले गए थे. और ये काफ़ी दे आर लाइक वेलफेयर, काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर टिंज है इनमें. नाउ दीज आर्टिकल्स, इफ by implementing these articles some of the fundamental rights are violated, even that is fine. जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, मतलब अगर इन दो आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करते हुए फंडामेंटल राइट्स के ये आर्टिकल वायलेट हो भी जाएं, इवन देन इट इज़ फाइन. तो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी 1970s तक आते आते. सो वो कौन सा केस था जिसमें कहा गया कि दोनों को साथ लेकर चलना है. कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक बिटवीन बोथ डायरेक्टिव्स एंड फंडामेंटल राइट्स. तो उसके अकॉर्डिंग ये दो केस तो सीधा ही बाहर हो जाते हैं. दिस वाज अ वेरी फॉर्मेटिव केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस वक्त तक तो कोर्ट को ये लगता था, क्योंकि कोर्ट भी अभी इवॉल्व हो रही थी, इट वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. 1951 में कोर्ट को भी ये लगता था कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन एनफोर्सेबल, तो ऑफकोर्स दे आर पावरलेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा उस टाइम लगता था. तो ये केस नहीं हो सकता. गोलकनाथ ऑल्सो इज वेरी अनलाइकली. तो दो हमारे पास केस बचते हैं, केशवानंद भारती एंड मिनर्वा मिल्स. अब इसमें भी गेस करना इजी इस तरह से है कि केशवानंद भारती इज द मोस्ट प्रोमिनेंट केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो इसमें जो कुछ भी होल्ड किया है कोर्ट ने वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. इट इज़ द ABC ऑफ इंडियन पॉलिटी कि केशवानंद भारती केस में क्या ये होल्ड किया गया था. यू शुड बी वेरी क्लियर, येस और नो. नो, इस केस में ये नहीं होल्ड किया गया था. मिनर्वा मिल्स केस इन 1980 वाज द केस. तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे, अगर यहाँ पे ईयर्स ना दिए होते तो बात और थी, लेकिन ईयर्स दिए हुए हैं, देन दिस कैन बी अ स्ट्रैटेजी. कि ये जो फिलॉसफी है ये बहुत बाद में डेवलप हुई है.
So Minerva Mills 1980 becomes your answer. It's a way of deriving the answer from peripheral knowledge. तो मिनर्वा मिल्स केस में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is correct? A, the Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. B, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were the members of Constituent Assembly. C, the first session of the Constituent Assembly was held in January 1947. और D, the Constitution of India was adopted on 26 January 1950. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट्स पक्का गलत है. सो अगेन इट बिकम्स ईजी. वैसे भी ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई मल्टीपल ऑप्शंस तो है नहीं. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अडॉप्टेड. अगर आपको प्रीएम्बल याद है तो प्रीएम्बल की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन कौन से वर्ड यूज्ड हैं? अडॉप्ट, एनैक्ट. और प्रीएम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है? 26th of November 1949. On this 26th day of, last line है preamble की, on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. यानी कि adopt और enact इस डेट को हुआ था वो. तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? commence. ये लीगल वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है. अडॉप्ट का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसको फॉर्मली अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन पास करके. और एनैक्ट का मतलब है कि उसी दिन यानी कि 26 नवंबर को ही सारे मेंबर्स के इस पे साइन हुए थे. तो एनैक्ट का मतलब इट बिकेम एन एक्ट. तो अडॉप्ट, एनैक्ट आर लीगल वर्ड्स. कमेंस का मतलब है कि प्रोविजंस जो है वो फिगरेटिवली या जिसको कहें कि सिम्बॉलिकली दे बिगेन ऑन 26 ऑफ जनवरी. और ये वर्ड कमेंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है. this last article of the constitution उसमें लिखा हुआ है the constitution shall commence from 26th of January 1950. तो ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को. Third, the first session of Constituent Assembly was held in January 1947. No, it was held in December 1946. 9th December 1946. कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी डेट्स याद करने लग जाएंगे, कुछ ही डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं. दिस वन इज, तो ये भी नहीं है आंसर. जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स ऑफ. नो, सारे के सारे ये मेंबर्स नहीं थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1946. यस, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉम्पोजिशन थी दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स. इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. सो ए इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के इनमें से कौन कौन से तरीके वैलिड हैं? नंबर 1, दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड. सेकंड, if the president orders it at the time of national emergency. Number 3, if the parliament passes a law by 2/3 majority. Or number 4, if the Supreme Court orders it. Choose the correct statement. 1 only, 1 and 2, 2 and 4 और 2 only. अब यहाँ भी ऑप्शंस को देखने का एक तरीका है. मैक्सिमम ऑप्शंस में 2 चीज़ें दी हुई हैं, मतलब इन चारों में से 2 तो ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल ही इनवैलिड हैं, राइट. तो आप उस नैरो फोकस के साथ इसको देखोगे कि इसमें से मैक्सिमम 2 ही सही हो सकते हैं या 3 भी, मतलब 3 भी गलत हो सकते हैं. मिनिमम 2 गलत है इसमें से, मिनिमम 2 गलत है इसमें से. तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर करे तो क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को क्यों सस्पेंड करेगा? ऑफ कोर्स नेवर. सबसे अनलाइकली आंसर है ये. सुप्रीम कोर्ट इज द एनफोर्सर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. देन दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड. ये है स्वीपिंग स्टेटमेंट. स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग. दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, नेवर, ऑलवेज, ये वर्ड्स जो है ना ऐसे नहीं होता. पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं देयर आर एक्सेप्शंस इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड इवन दिस रूल हैज एन एक्सेप्शन, राइट. सो दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, प्रिज्यूम टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो ये सबसे 2 सेफ ऑप्शंस हैं जिन्हें आपने एलिमिनेट कर दिया है. लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी रीडिंग थोड़ी वाइड होगी, थोड़ी सी पेरिफेरल नॉलेज की मदद से ही आप ये कर सकते हो. देन सोचिए क्या प्रेसिडेंट ऑर्डर करे अगर नेशनल इमरजेंसी में, तो क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं? मे बी. अगर पार्लियामेंट लॉ पास कर दे, लॉ पास करके अगर पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया तो उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा एंड कोर्ट कैन देन नलिफाई इट. बट ऑफ कोर्स इट्स अ पॉसिबिलिटी. इज इट? आस्क योरसेल्फ,
कैन पार्लियामेंट पास अ लॉ बाय 2/3 मेजॉरिटी एंड सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? नो, इट इज़ एब्सर्ड, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। सो ओनली 2 इज योर आंसर। Question number 6. Which one of the following writs can be issued by the Supreme Court if anybody holds a public office illegally? Article 32 or Article 226. Supreme Court and High Court respectively have been given the power to issue writs for enforcement of fundamental rights and ordinary legal rights. तो आर्टिकल 32 में जो 5 रिट्स दी गई हैं उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी रिट है जो पब्लिक ऑफिस अगर कोई इलीगली होल्ड कर रहा हो तो उसके अगेंस्ट इशू कराई जा सकती है? मतलब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम वाई, ऑन वट अथॉरिटी, ऑन वट बेसिस आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस? ऑप्शंस आर ए मैंडेमस, बी को वारंटो, सी सर्शुररी और डी प्रोहिबिशन। इसका करेक्ट आंसर है बी को वारंटो, यानी कि बाय वट वारंट और अथॉरिटी, बाय वट वारंट और अथॉरिटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस? बाय वट वारंट और अथॉरिटी। मैंडेमस का मतलब होता है मैंडेट या फिर कमांड, जब किसी पब्लिक ऑफिशियल को कुछ उसकी ड्यूटी करने के लिए कहा जाए। सर्शुररी का मतलब होता है लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है दैट वेदर यू आर सर्टिफाइड टू पास दिस पर्टिकुलर ऑर्डर और नॉट। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन अ लोअर अथॉरिटी फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो एक एक लाइन में आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। को वारंटो इज योर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7. Which is not a characteristic of Indian secularism? फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंडियन सेक्युलरिज्म का एक फीचर नहीं है? ए, हिंदुइज्म हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन, बी, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट, सी, एनी पर्सन कैन अडॉप्ट और लीव एनी रिलीजन, और डी, फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैज बीन गिवन। बहुत ईजी ऑप्शंस हैं इसमें से। इंडिया सेक्युलर स्टेट है, यस। कोई भी इंसान कभी भी कोई धर्म अपना सकता है, छोड़ सकता है, यस। फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्या कोई भी धार्मिक संस्थान खोल सकता है? ऑफ कोर्स। क्या हिंदुइज्म को इंडिया का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया है? नो, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। तो ऑप्शन ए बिकम्स योर आंसर। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो इंडियन सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या हैं? Equal respect and recognition of all religions by the state, no discrimination by the state between citizens on the basis of religion, free exercise of right to freedom of religion, state shall not discriminate against any particular religion, religious tolerance, and no state religion also. No state religion. This यानी कि सरकार अपना कोई डिक्लेयर्ड उसका धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, ईरान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, इस तरह से बांग्लादेश ऑल्सो इज़ एन इस्लामिक स्टेट, या फिर वेटिकन सिटी इज़ अ रोमन कैथोलिक स्टेट। तो इस तरह से ये थियोक्रेसीज हैं एक तरह से, दे रूल, दे हैव अ स्टेट रिलीजन, बट इंडिया ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following has been wrongly listed as a duty of citizens as outlined in Article 51A? 51A जो है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया जो कि पार्ट 4A बन गया, विच वी कॉल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज में इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, रॉन्गली लिस्ट की गई है यहाँ पे? मतलब इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं लिखा हुआ? ए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, बी, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India, C, to practice family planning and control population, and D, to protect and preserve the natural environment. Now of course जितने भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, अगर आपने एक बार भी प्लेन रीडिंग नहीं की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, then you might be confused कि ये चारों ही सिटीजन्स की ड्यूटीज़ होनी चाहिए। बट यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इनमें से कौन सा लिखा हुआ है या नहीं, क्या लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर नहीं जाना आपको। दिस इज लॉ में या तो चीज़ होती है या नहीं होती है, देयर इज नो मिडवे हियर। तो आपको क्या लग रहा है दैट डजंट मैटर, एक्चुअली में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 51A में, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो बाकी सारे तो हैं, बट फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर
आर्टिकल 51A। होनी चाहिए वो अलग बात है कि हमें लगे देखने कि हाँ ये भी होनी चाहिए थी, दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट ये ऑलरेडी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी हो जाए। Right, so these are all the fundamental duties. There are total 11 fundamental duties. Originally there were 10, 42nd amendment से 10 fundamental duties add की गई थी, उसके बाद 86th amendment से 11th duty add की गई, the duty of parents and guardians to send their children from 6 to 14 years of age to educational institution. उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें एजुकेशन के लिए भेजें। दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राइट टू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, बट क्योंकि चिल्ड्रन से एक्सपेक्टेड नहीं है कि उन्हें अपनी ड्यूटी पता होगी दैट वी हैव टू गो टू स्कूल, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी उनके पेरेंट्स और गार्डियंस की क्रिएट की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज व्हाट? स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हो सकता है इसमें से मल्टीपल चीजें मैच कर रही हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है दैट विल बी योर आंसर। तो सबसे पहली जो एक डिस्टिंक्शन आती है वो इन दोनों में आती है, स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर उस बॉडी की प्रोविजन संविधान के अंदर दी गई है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395, इसके बीच में अगर उसकी प्रोविजन है तो वो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगी। और अगर वो पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट पास करके बनाई है देन इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट ने चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो इन दोनों में से कोई एक बॉडी तो वो होगी ही होगी। सो हियर द आंसर विल बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 1993 में ये एक्ट पास किया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और इस एक्ट के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिएट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी को चेक करता है, मतलब बहुत क्लोज जब ऑप्शंस होते हैं देन दे आर चेकिंग योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। यहाँ पे वाइडनेस नहीं, डेप्थ चेक हो रही है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल को आपने कितना प्रॉपरली पढ़ा है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन बिलो 14 years of age from employment in family business, below 14 years of age from being employed in hazardous occupations, below 14 years from working on family farms, from doing all of the above. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इनमें से 14 साल से कम के बच्चों को क्या करने से रोकता है? क्या वो उनको फैमिली बिजनेस में हाथ बटाने से रोकता है? क्या वो उनको जो हैवी या हैजर्डस इंडस्ट्रीज है उनमें काम करने से रोकता है? क्या वो फैमिली फार्म्स में काम करने से रोकता है? या इन सभी से कि 14 साल से कम के बच्चों से कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं कराना? व्हाट इज इट दैट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रिस्क्राइब्स? द आंसर हियर इज बी। 14 साल से कम के बच्चों को हैजर्डस यानी कि खतरनाक ऑक्यूपेशंस में नहीं डाल सकते। कोई केमिकल फैक्ट्री या कोई हैवी मशीनरी वाला वर्क, उसमें 14 साल से कम के बच्चों को नहीं डाल सकते, बट दे कैन वर्क ऑन फैमिली फार्म्स, दे कैन एम्प्लॉय देमसेल्व्स इन फैमिली बिजनेस इफ इट इज़ ऑफ अ हार्मलेस नेचर। ये स्पेशली इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे इंडिया में पुअर लोग हैं जिनके जो बच्चे हैं वो घर में काम में हाथ बटाते हैं। देर आर लाइक मैसन्स, देर आर आर्टिस्ट्स, देर आर मतलब ऐसे लोग जो हाथ से काम करते हैं जिनके घर में जो बच्चे हैं, इफ़ दे हेल्प देम देन इट कैन एक्चुअली हेल्प देम कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इस वजह से ये प्रोविज़न दी गई है कि 14 साल से कम के बच्चों से भी आप काम करा सकते हो, लेकिन वो काम हार्मलेस होना चाहिए, राइट? इट शुड नॉट बी हैजर्डस। और 14 से 18 साल तक के बच्चों से तो करा ही सकते हो। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल 24 forbids employment of child labor in factories or in hazardous works. The article reads, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or any other hazardous employment. 14 साल से कम के बच्चों को hazardous employment नहीं करा सकते, but if there is a harmless family business and the other needs of the child are not compromised, like school जाना and basic nutrition, अगर ये दो चीज़ें satisfy हो रही हैं then they can work at home, that's not a problem, right? So ये 10 questions थे जो कि मुझे इस वीडियो में डिस्कस करने थे, right? So if you liked the video, please like, subscribe and share it with your friends, and do not forget to check our courses जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thank you and keep preparing. All the best.